लाइव। ऑल राइट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे बैच प्रयास जी हिंदी में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। बेटा, जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसे बोला जाता है बाप ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ध्यान से एक एक करके बातचीत करेंगे। पहले मुझे प्लीज जल्दी से बता दो, क्या मेरी आवाज सबको सही से आ रही है? क्या मैं सबको सही से सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? जल्दी बता दो भाई। बेटा, मंडे की छुट्टी है या नहीं, उसका अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। शाम तक इंफॉर्मेशन आ जाएगी आप लोगों के पास में। जल्दी मुझे बताएं प्लीज, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? जल्दी 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 जल्दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई लोग, गुड मॉर्निंग। यस। हाँ जी। अरे बता दो भाई। आ रही है आवाज? ठीक। डन। ऑल राइट, चलो भाई स्टार्ट करेंगे आज की बातचीत। तो बच्चा पार्टी, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिछले चैप्टर के पीवाईक्यूज। हमने बोला था सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे पिछले चैप्टर के पीवाईक्यूज। उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर के कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट की। हम पहले देखेंगे रोड मैप, जैसे हमने पहले बात करी थी पिछले चैप्टर में, है ना। एक रोड मैप बनाएंगे, फिर थोड़ा बहुत माहौल आज देखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास से ढंग से कंटिन्यू करेंगे। सही है जी? यस। तो आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट है सबसे पहले पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस। सबसे पहले पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस, और उसके बाद में इंट्रोडक्शन। उसके बाद में इंट्रोडक्शन। किस चीज से इंट्रोडक्शन? बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन। सही है जी। हम इंट्रोडक्शन लेंगे किस चीज का? बॉन्डिंग का। ऑल राइट, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत शानदार। देखो भाई, तुम लोगों ने कह दिया हम आपके फैन हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपका फैन बनना चाहता हूं। और वो फैन मैं कैसे बनूंगा? वो फैन हम ऐसे बनेंगे अगर आप अच्छे से आज पढ़ के आए होंगे। हमने आपको एक बात कही थी कि भाई क्लास के अंदर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस होने वाली है। हम बहुत सारे सवाल ट्राई करेंगे, आप लोग अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ के आना। अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ के आना, सो दैट जब यहां पे क्वेश्चंस हूं, जब यहां पे मैं पोल चलाऊं, तो आपको बातें समझ में आए। ठीक है। एक बच्चा लोथर मेयर के बारे में बात करे, भाई परेशान मत हो, लोथर मेयर पे नहीं आएगा सवाल। मैंने डीपीपी में सवाल डाला है, उसके सॉल्यूशन जब मिलेंगे तब वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। ऑल राइट, बहुत अच्छी बात है। चलिए भैया, तो प्यारे गोलू मोलू सर जो हैं, अब वो बड़े ही स्ट्रिक्ट होने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ में। एक एक करके स्टार्ट करते हैं बातचीत। ठीक है, तो आई यू ऑल रेडी? जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल हम एकदम तैयार हैं क्या? स्टार्ट करें क्या? चैट के अंदर एनर्जी नहीं दिख रही भाई। यस, चैट के अंदर एनर्जी नहीं दिख रही। एनर्जी नहीं दिखेगी तो कैसे समझ में आएगा? यस, जल्दी 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 बताएं भाई। यस भाई लोग, हाँ जी भाई लोग, प्लीज बता दो यार। सही है क्या? भाई मास्टर इतना जोर जोर से भौंकता है, मास्टर का गला थकता है, थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लो। हाँ जी, डन है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आ गए हैं पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस पर। हम आ गए हैं पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस पर। क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं? ध्यान से समझिएगा, एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलो आओ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, देखना ध्यान से। आप सबकी स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूं, ध्यान से। आपको सवाल लिखना नहीं है, सवाल को पढ़ो, ऑप्शंस देखो और पोल के अंदर टिक करो। और मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 1 मिनट ही दूंगा हर सवाल में। ठीक है, 1 ही मिनट दिया करूंगा हर सवाल में, फटाफट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए जी, पहला सवाल देखना। पहला सवाल कह रहा है कि मोजले का जो वक्र था, मोजले का जो कर्व था, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से था। वो कुछ इस तरीके से था कि यहां हमने बोला न्यू की घात n, और यहां हमने बोला z, और कर्व था कुछ ऐसा। ठीक है, आपको बताना है n का मान क्या होगा। आपको बताना है n का मान क्या होगा।
ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 1/2, चौथा ऑप्शन 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये सवाल है आपके पास और ये है आपका पोल। प्लीज ट्राई करें इस क्वेश्चन को, प्लीज ट्राई करें इस क्वेश्चन को। चैट में आंसर मत डालो भाई, चैट में आंसर डाल के कोई फायदा नहीं है, सबकी प्रैक्टिस के लिए आए हम यहाँ पे, चैट में आंसर मत डालो। देखो फिर मुझे मजा नहीं आएगा, मैं चैट ऑफ करके क्वेश्चन करवाना शुरू कर दूंगा, कोई फायदा नहीं निकलेगा। चैट में आंसर मत डालिए, अपना अपना आंसर पोल में टिक कर दीजिए, अपना अपना आंसर पोल में टिक कर दीजिए। ये क्वेश्चन आया था जेईई मेन 2023 में, ये क्वेश्चन आया था जेईई मेन 2023 में, जनवरी शिफ्ट का सवाल है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, कैसे करेंगे क्या करेंगे प्लीज चेक। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन, क्या करेंगे यहां पे प्लीज चेक। यस, हाँ जी, जिनके पास भी पोल नहीं आ रहा है एक बार अपनी क्लास को रिफ्रेश करें, एक बार अपनी क्लास को रिफ्रेश करें। जो बच्चे फोन से चला रहे हैं वो एक बार ही बंद करके फिर से ऑन करके देखें। यस, हाँ जी, समय जा रहा है भैया, समय की सुई आगे बढ़ती जा रही है, समय की सुई आगे बढ़ती जा रही है। अब अगले सवाल से चैट ऑफ करके पोल करेंगे। और तुमने तो सबने आंसर की यहां पे बिल्कुल लंका लगा दी है, हाँ जी, लंका लगा दी है बिल्कुल आंसर की, ऐसे थोड़ी चलेगा। यस, तो भाई लोग जल्दी जल्दी देखें, एन का मान क्या होगा मोजले के वक्र में, हमें यह बताना है। और यह मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था, ये मैंने आपको कर्व लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था। देखें क्या, डिस्कस करें क्या? आइए भाई इसको डिस्कस करते हैं। अगर इसे डिस्कस करें तो पहले हम बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है तो 58% बच्चों ने सी आंसर किया भी है। ओके, तो हमारे टॉपर्स कौन है? टॉप 3 हैं नितिन कुमार, बादशाह खान, शिवम राजावत। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अगर यहां तक चीजें सही हैं तो ध्यान से समझो ये क्वेश्चन कैसे होगा। बेटा जी मोजले भाई ने क्या किया था? एक्सरे स्पेक्ट्रा वाली बात याद करो। मैंने बोला था आधुनिक आवर्त सारणी बनाने के लिए मोजले नाम का बंदा आया जिसने एक्सरे स्पेक्ट्रा पे स्टडी करी। और जब उसने एक्सरे स्पेक्ट्रा पे स्टडी करी तो उसने रूट न्यू वर्सेस जेड का कर्व बनाया था। और उससे उसको समझ में आया था कि परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक ज्यादा बेहतर प्रॉपर्टी होती है। अगर ज्यादा बेहतर प्रॉपर्टी होती है तो ये कर्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। और आप देख सकते हो वर्गमूल अगर न्यू का है तो इसका मतलब होता है न्यू की घात हाफ। तो अगर आपने इसको कंपेयर किया तो n का मान क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अगर आपने कंपेयर किया तो n का मान 1/2 आ जाएगा। सही है, ठीक है जी, आंसर आ गया सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। अब आपकी चैट ऑफ होने जा रही है, अगला क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे उस समय पे चैट ऑन कर देंगे। ठीक है, आइए भाई ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये कह रहा है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। रेडॉन 5F14 6D1 7S2। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। ठीक है, आपको बताना है उस तत्व का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। हमें बताना है उस तत्व का आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा। अगर मुझे उस तत्व का आईयूपीएसी नाम बताना है तो ध्यान से देखिएगा, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। उन निल बियम,
ए ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है उन नील उन्नियम। तीसरा ऑप्शन है उन नील क्वाडियम। चौथा ऑप्शन है उन नील ट्रियम। सही है जी। ये 4 ऑप्शन है आपके पास में। आपका पोल शुरू हो चुका है, आपका पोल शुरू हो चुका है। जल्दी से आंसर दे दे इस क्वेश्चन का, जल्दी से इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करें। हां जी। यस। हाँ जी, करो 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 भाई, सवाल को ट्राई करो फटाफट। ये सवाल जो है ये आया है जेई मेन 2022 में। ये सवाल आया है जेई मेन 2022 में। यस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इस पे सवाल आते ही हैं। ठीक है, क्या करोगे भाई इसके ऊपर, क्या करोगे इसके ऊपर, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर मैं आपको बता दूं पहले, फिर इसको डिस्कस करते हैं। इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। इसका आंसर है डी। यस, तो इसका आंसर है भाई लोग डी। ठीक है, इसका आंसर है डी। आइए देखें क्या सीन है जनता का। 47% बच्चों ने ठीक किया है। नितिन कुमार, जनक प्रजापत, वैभव मिश्रा, ये हमारे टॉप 3 हैं इस बारी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं लीडर बोर्ड चलाऊंगा एंड में। अभी मैं चैट ऑन करता हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, कैसे होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो देखो, सबसे पहले अगर आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है, अगर आपको आईयूपीएसी नामकरण करना है, तो आपको Z का मान पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक पता होगा तभी तो उसका आईयूपीएसी नामकरण करोगे। परमाणु क्रमांक पता होगा तभी तो आईयूपीएसी नामकरण करोगे। और उसके लिए आपको विन्यास दिया है, तो आप याद करो, मैंने आपको हमेशा सिखाया था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। रेडॉन होता है परमाणु क्रमांक 86। अगर होता है 86 तो बेटा 86 और 14 100, 100 और 1 101, 101 और 2 103, तो Z का मान है 103। सबसे पहले Z का मान है 103। अगर Z का मान है 103 तो हम इसका आईयूपीएसी नाम क्या बोलेंगे? उन प्लस नील प्लस ट्राई और एंड में हो जाएगा ईएम। तो बेटा जी अगर इस सबको कंबाइन करोगे तो नाम क्या हो जाएगा? उन नील ट्राइयम। उन नील ट्राइयम। तो यानी कि बेटा जी आंसर आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। ओके जी, बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले सवाल पे। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैट को फिर से ऑफ करने का समय आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ध्यान से सुनिएगा, एक और सवाल, ध्यान से सुनिएगा, एक और सवाल। आईयूपीएसी पे ही एक क्वेश्चन और आया है। क्या आया है? ध्यान से सुनो। आईयूपीएसी पे एक क्वेश्चन और आया है। क्या आया है? ध्यान से सुनो। अगला सवाल कह रहा है कि तत्व उन नील एनियम का, तत्व उन नील एनियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा या क्या होगा? ठीक है, तत्व उन नील एनियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा
ये है जेई मेन 2020 का सवाल। ओके, ऑप्शंस देखो जरा, ऑप्शंस देखो जरा। पहला ऑप्शन है 102, दूसरा ऑप्शन है 108, तीसरा ऑप्शन है 119, लास्ट ऑप्शन है 109। है ना, ये सवाल है आपके पास में, जल्दी से इसको ट्राई कर दें प्लीज, जल्दी से इसको ट्राई कर दे भाई, सब लोग ट्राई कर ले फटाफट। हाँ जी, हाँ भाई, कैसे करेंगे बताओ भाई, कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे करेंगे इस सवाल को, समझो ध्यान से। उन निल एनियम, उन निल एनियम, समझो भाई इस बात को ध्यान से। उन निल एनियम, कैसे करेंगे इस सवाल को हैंडल, बताओ भाई बताओ। उन निल एनियम, कैसे करेंगे इस सवाल को हैंडल। हमें बताना है तत्व उन निल एनियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा। अगर मुझे बताना है उन निल एनियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। उन निल एनियम, अगर परमाणु क्रमांक बताना है तो ये हो गया 1, निल होता है 0, एन होता है 9, राइट। तो परमाणु क्रमांक बड़ी आसानी से आ गया 109। अगर आपको चीजें याद होती है ना तो आप फटाफट कर जाते हो, और फटाफट कर जाते हो 78.6%। मुझे अफसोस इस बात का है कि 100% क्यों नहीं हुआ भाई। 100%। ऐसा समय कब आएगा जब बच्चे 100% सही जवाब देंगे, तब तो समझ में आएगा कि जादू सर का जादू चला है, पूरा बैच ही सिलेक्ट होने वाला है, जब भी तो मजा आएगा भाई। टॉपर बैच ऐसे ही तो बनते हैं। हाँ जी, नितिन कुमार, पिंटू कुमार, जनक प्रजापत, मोहित गुप्ता, और ये भैया मुझे कुछ नहीं आता। अब मुझे कुछ नहीं आता तो फिर यहां क्यों है आता है। जल्दी से नाम चेंज करो बेटा प्लीज। यस, डन है। ओके जी, मुझे लगता है इसमें चैट ऑन करने की आवश्यकता भी नहीं है, इजी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आइए, अगर अगले सवाल पे चलें बिना टाइम वेस्ट करे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ध्यान से देखिएगा। सवाल कह रहा है निम्न में से आयनों का कौन सा सेट, निम्न में से आयनों का कौन सा सेट सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज का है। निम्न में से आयनों का कौन सा सेट सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज का है। ठीक है, अगर सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज का देखना है तो ऑप्शन देखिएगा। ए ऑप्शन Li प्लस, Na प्लस, Mg+2, Ca+2। ठीक है, यह है ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिएगा Ba+2, Sr+2, K+, Ca2+। तीसरा ऑप्शन है N पे 3-, O पे 2-, F-, सल्फर पे 2-, और आखिरी ऑप्शन है K+, Cl-, Ca+2, स्कैंडियम+3। आपको कुछ गिवन है, आपको गिवन क्या है देखो सवाल में, आपको परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं। क्या परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। Z का डेटा दिया हुआ है। क्या फ्लोरीन के लिए Z होता है 9,
क्लोरीन के लिए होता है 17, Na के लिए होता है 11, मैग्नीशियम के लिए होता है 12, एल्यूमिनियम के लिए 13, ये सब जेई मेंस ने दिया था। पोटेशियम के लिए 19, कैल्शियम के लिए 20, स्कैंडियम के लिए 21। भाई इससे आसान सवाल हो नहीं सकता था, मान लेना मेरी बात ये। और क्या तुम्हारा नाम पूछ लेगा क्या भाई वो एग्जाम में? जेई मेन 2023 ये सवाल है, ठीक है। आपसे बोला है सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज कौन से हैं, ये बता दीजिए। आपसे बोला है सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज कौन से हैं, ये बता दीजिए। प्लीज देखो भाई और बताओ, प्लीज देखो भाई और बताओ। यस, हाँ जी, सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज कौन से हैं बता दीजिए। कैसे करोगे चेक करो प्लीज। हाँ भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करें। आपको सब कुछ ही दिया हुआ है, आपको बताना है सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज इनमें से कौन से हैं। कैसे बताएंगे वही सोचना है। इनमें से सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज कौन से हैं? आ गया क्या आंसर? हाँ जी, आंसर आ गया। डिस्कस करें, आओ भाई। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्त डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर होगा बेटा डी ऑप्शन। अगर डी ऑप्शन होगा तो आओ देखें कितने बच्चों ने डी ठीक किया है। 50% बच्चे खाली, ये तो कम है भाई। सम इलेक्ट्रॉनिक में करना ही क्या था। प्रियांशु शाक्या, पिंटू कुमार, अंशुल वर्मा, ये 3 लोग हैं हमारे टॉप 3। फिर बादशाह खान, वैभव मिश्रा, ये है 4th और 5th पे। भाई इतना इजी क्वेश्चन यार, इलेक्ट्रॉन की गणना ही तो करनी थी। ध्यान से देखो, पोटेशियम परमाणु क्रमांक है 19, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19 और एक प्लस चार्ज है, तो 19 - 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। क्लोरीन परमाणु क्रमांक है 17 और एक -1 चार्ज है, तो 17 और एक यहां भी कितने हो गए? 18। अच्छा, कैल्शियम परमाणु क्रमांक है 20, आवेश है प्लस का 2, तो 20 में से 2 गए, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 18। स्कैंडियम परमाणु क्रमांक है 21, आवेश है +3, तो 21 में से 3 गए, कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 18। तो भाई सभी पे हमारे पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर सभी पे हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज हैं। ठीक है, बढ़िया, क्लियर है? समझ में आई गया यहां तक बात? समझ में आई गया यहां तक बात? आगे बढ़े, चलो आओ आगे चलते हैं। जिनका भी पोल नहीं चल रहा है, सेशन को रिफ्रेश करें प्लीज। आओ भाई अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगले सवाल की तरफ जाते हैं, सुनना ध्यान से। यस, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज। अगला सवाल कह रहा है, एक और चांस देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जीतने का। सवाल क्या कह रहा है देखना, निम्न में से कौन सा युग्म, निम्न में से कौन सा युग्म Al+3 के साथ, Al+3 के साथ सम इलेक्ट्रॉनीय है? निम्न में से कौन सा युग्म Al+3 के साथ सम इलेक्ट्रॉनीय है? राइट, ओके। ऑप्शंस देखिएगा। पहला ऑप्शन है Br- एंड बेरिलियम+2। दूसरा ऑप्शन है Cl- एंड Li+। तीसरा ऑप्शन है Sp- एंड K+।
और आखिरी ऑप्शन है O पे -2 एंड Mg+2। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ट्राई करिए प्लीज, ट्राई करिए प्लीज, जल्दी बताओ भाई। हाँ जी, करें भाई, ट्राई करें इस सवाल को। हाँ भाई, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, प्लीज बताइए। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, प्लीज देखें भाई। समझ में आ रहा है भाई कुछ? आओ भाई डिस्कस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सुन लो पहले। करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। देखिए जरा कितने जनों ने डी सही किया है। 74.38% बच्चों ने। अभी भी थोड़ा और बेटर हो सकता था मेरे ख्याल से। तो पिंटू कुमार जी, जतिन कुशवाहा, वैभव मिश्रा, अमरेंद्र कुमार, ठीक है भैया, बहुत सही। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। हाँ जी, तो हमने क्या बोला, एल्यूमिनियम+3। अब इस बार परमाणु क्रमांक नहीं दिए उसने, ये जेई मेन 2022 का सवाल है। ठीक है, सवाल कह रहा है एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। तो अगर एल्यूमिनियम पे +3 लगा दिया तो 13 में से 3 गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 13 में से 3 गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर 13 में से 3 गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो। तो ऑक्सीजन पे 2-, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, उसमें -2 कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, तो परमाणु क्रमांक 12 है और पॉजिटिव चार्ज है 2, तो 12 में से 2 गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो भाई, 10-10 इलेक्ट्रॉन है क्या? अगर 10-10 इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सही है, आसान सवाल लग रहे हैं ना, जैसा पढ़ा है वैसा ही लग रहा है ना, समझ में आ रही है बात? कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत तोप आ गया है। अगर नोट्स अच्छे से पढ़ रहे हो, सवाल अच्छे से कर रहे हो, तो ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, चलो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और टाइम इतना ही लगना चाहिए जितना मैं यहां पे दे रहा हूं। इतने टाइम में क्वेश्चन करने की आदत हमको डालनी है, तभी जाके कोई बात बनेगी एग्जाम के अंदर। देखना ध्यान से, अगला सवाल, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है तत्वों के धात्विक लक्षण का, कल ही पढ़ा है हमने, तत्वों के धात्विक लक्षण का सही क्रम बताइए। तत्वों के धात्विक लक्षण का सही क्रम आपको बताना है। ऑप्शंस देखना, पहला ऑप्शन है ये है ए ऑप्शन, ये है बी ऑप्शन, ये है सी ऑप्शन, ये है डी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा समय लो, तरीके से इस सवाल को सोचो और ट्राई करो। थोड़ा सा समय लो, तरीके से इस सवाल को सोचो और ट्राई करो। आराम से आवर्त सारणी में चीजों को लगा के ट्राई करके देखें। यस,
हाँ जी, डन भाई। क्वेश्चन डिस्कस करें। आइए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का अगर सही जवाब देखा जाए तो बेटा जी मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब पहले तो जान लो, इस सवाल का सही जवाब है ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए ऑप्शन। अब देखिए कितने बच्चों ने सही दिमाग लगा के किया होगा। ये कल ही पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया इस सवाल को करने के लिए। 30% बच्चे देखो केवल कर पाए, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम दिया था। देखिए ध्यान से, जतिन कुशवाहा, सुनील रजौरिया, मुझे कुछ नहीं आता भाई, लिख तो रहा है मुझे कुछ नहीं आता, आंसर तो दे रहा है, तो चलो ठीक है, लौंडा ठीक ठाक है कुल मिला के। ध्यान से देखे भाई कैसे करेंगे ये वाला सवाल, ध्यान से देखें कैसे करेंगे ये वाला सवाल। हमने क्या बोला, हमें ना धात्विक लक्षण का क्रम बताना है बेटा, है ना? धात्विक लक्षण का क्रम बताना है। अगर धात्विक लक्षण का क्रम बताना है तो हमको एक रूल पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक लक्षण घटता है, राइट, क्योंकि अधात्विक लक्षण बढ़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक लक्षण घटता है। ये चीज है मेरे पास। अब इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, तो हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो देखो, लिथियम के नीचे होता है सोडियम, सोडियम के नीचे होता है पोटेशियम, यहां होता है बेरिलियम, यहां होता है मैग्नीशियम, और यहां होता है कार्बन, कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन। ये चीज है, ठीक है। अगर यहां तक की बात समझ में आती है तो अब अपने काम काम के तत्व रख लो, बाकी हटा लो। लिथियम सोडियम की कोई जरूरत नहीं है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सिलिकॉन, कार्बन की भी कोई जरूरत नहीं है। अब आप ध्यान से देखें, अब आप ध्यान से देखें, यह चीज अगर आपको पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे धात्विक लक्षण घटता है, तो सिलिकॉन तो एक अधातु है, सिलिकॉन एक अधातु है, ये सारे के सारे धातु हैं। अगर ऐसा है तो सिलिकॉन का धात्विक लक्षण सबसे कम होगा, सिलिकॉन का धात्विक लक्षण सबसे कम होगा। यह बात समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गई तो आंसर वैसे ही आ गया, सिलिकॉन सबसे लास्ट में यही है, कुछ दिमाग नहीं लगाना था। अगर ये पता है कि सिलिकॉन जो है आपका वो क्या है, वो क्या है आपका अधातु है, अगर अधातु है तो बस फिर वो सबसे लास्ट में आ गया, सिंपल। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो, पर एक बार पूरा ऑर्डर बनाना भी तो सीखें। अब हमें क्या पता है, अब हमें यह पता है कि वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है, और ये और ये और ये सबसे नीचे हैं, इनसे भी नीचे वाले वर्ग में है। तो बेटा सबसे बेहतर धात्विक लक्षण किसका होगा? पोटेशियम का। और सबसे बेकार धात्विक लक्षण किसका होगा? सिलिकॉन का। सबसे बेहतर धात्विक लक्षण होगा पोटेशियम का, सबसे बेकार धात्विक लक्षण होगा सिलिकॉन का। इस बीच में क्या होगा, इस बीच में क्या होगा वो देखना है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम एक ही वर्ग के हैं, और वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है, तो इन दोनों में मैग्नीशियम जीतेगा बेरिलियम से। अगर मैग्नीशियम जीतेगा बेरिलियम से तो ये लो भाई, बातों ही बातों में पूरा ऑर्डर तैयार हो गया। अगर बातों ही बातों में पूरा ऑर्डर तैयार हो गया तो KMgBeSi, बातों ही बातों में अगर पूरा ऑर्डर तैयार हो गया तो K फिर Mg फिर Be फिर Si। देखो ध्यान से, राइट, क्लियर है? ये था धात्विक लक्षण। ठीक है जी। अगर एल्यूमिनियम होता तब भी यही ऑर्डर होता, क्योंकि उधर जाने पर धात्विक लक्षण घटता तो है ही ना दोस्त, घटता तो है ही ना दोस्त। हाँ, एल्यूमिनियम एक धातु होता, बट स्टिल उसका धात्विक लक्षण सबसे कम होता। सही है? ओके जी, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? चलो जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो सिलिकॉन के बारे में हमने बात कर ली, बाकियों के बारे में हमने बात कर ली, हम चलते हैं आगे। ये अधातुओं की साइड है, धातुओं की साइड है। चलो जी, बहुत बढ़िया। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, हम चलना चाहते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से बातों को समझने की कोशिश करें। ध्यान से बातों को समझने की कोशिश करें। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। सवाल आपको यह कहा जा रहा है कि यदि कोई तत्व, यदि किसी काल्पनिक तत्व का, यदि किसी काल्पनिक तत्व के लिए परमाणु क्रमांक का मान 120 हो, यदि किसी काल्पनिक तत्व के लिए परमाणु क्रमांक का मान 120 हो, तो वह होगा, क्या होगा? तो वह होगा, क्या होगा? ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए, ये होगा आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, अच्छा जी, ओके, तत्व नहीं है, अभी यहां पे भी धातु है। अच्छा, सी ऑप्शन कह रहा है आपको क्षारीय धातु, और आखिरी ऑप्शन जो डी है वो आपको कह रहा है संक्रमण धातु। यस, ये चार ऑप्शंस है हमारे पास। प्लीज ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से ट्राई करें। ये तो आसान है, ऐसा सवाल हमने क्लास में भी किया है। प्लीज ट्राई करके देखो भाई, प्लीज ट्राई करके देखो भाई। हाँ जी, करें करें करें, कोशिश करें, कर हर मैदान फतेह। हाँ भाई, करो भाई करो, सवाल करो। हाँ जी, डिस्कस करें। चलो आओ इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ध्यान से। क्या होगा इसका आंसर भाई? Z इक्वल टू 120 क्या होगा? क्षारीय मृदा धातु होगा इसका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन। देखिए कितने बच्चों ने ठीक किया है, 68%, नॉट बैड। प्रियांशु जाकिया, जतन कुशवाहा, शिवम राजावत, आयुषी मनी त्रिपाठी और नितिन कुमार। नितिन कुमार जी, आप तो फर्स्ट नंबर पे थे, आपकी पोजीशन नीचे कैसे गिरती जा रही है? ये तो ठीक नहीं है भाई, पोजीशन संभालो अपनी, गद्दी। हाँ जी, और जो बाकी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। ध्यान से देखें, हमें पता करना है Z इक्वल टू 120 कौन सा तत्व होगा, कहां का तत्व होगा। तो वर्ग संख्या पता चल जाएगी तो पता चल जाएगा क्या? क्योंकि अगर क्षारीय मृदा धातु है मतलब वर्ग नंबर 2 में होगा, क्षारीय धातु है मतलब वर्ग नंबर 1 में होगा, आंतरिक संक्रमण धातु है मतलब F उपकोष में होगा, वर्ग नंबर 3 में कहीं आ रहा होगा, और संक्रमण धातु है मतलब डी ब्लॉक का होगा। कैसे पता करें 120 वाला? तो ध्यान से देखो भाई, आपको एक ही चीज आती है, हीलियम, नियॉन, हीलियम, हीलियम के नीचे आया नियॉन, नियॉन के नीचे आया आर्गन, आर्गन के नीचे आया क्रिप्टन, क्रिप्टन के नीचे आया जीनॉन, जीनॉन के नीचे आया रेडॉन, रेडॉन के नीचे कौन आएगा? ऑर्गेनिसॉन। अब 118 के बाद में आप घूम के सीधा किधर आओगे? वर्ग नंबर 1 पे। वर्ग नंबर 1 से वर्ग नंबर 18 तक ऐसे ही तो जाओगे, तो 18 से घूम के हम आए। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12:30 हुआ अपना तो।
वर्ग नंबर 1 क्या होगा? परमाणु क्रमांक 119 और ये होगा 120। 120 वाला कहां आएगा भैया? वर्ग नंबर 2 पे। 120 वाला कहां आएगा? वर्ग नंबर 2 पे। और अगर ये वर्ग नंबर 2 पे आएगा तो ये हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु। ये कौन हो जाएगा? क्षारीय मृदा धातु। तो दोस्त अगर ये है क्षारीय मृदा धातु तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। सही है जी, आसान है। ये चीज आपको क्लास में कई बार सिखाई हुई है तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। आई होप आपको समझ आती हो। ठीक है, चलो आओ थोड़े और अच्छे सवालों की तरफ चलें, थोड़े और अच्छे सवालों की तरफ चलें। ठीक है जी, सुनिएगा ध्यान से। अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है ईजीई के मान में अधिकतम अंतर, ईजीई के मान में अधिकतम अंतर कहां होगा? ईजीई के मान में अधिकतम अंतर कहां होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए नियॉन एंड फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी नियॉन एंड क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी आर्गन एंड क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आर्गन एंड फ्लोरीन। ठीक है, ये चार मेरे पास में ऑप्शन है। मुझे बताना है ईजीई के मान में अधिकतम अंतर कहां होगा। कैसे करेंगे? ट्राई करो, दिमाग लगाओ। आसान सवाल है, अच्छा सवाल है। ये सवाल आया था जेई मेन 2023 में। ये सवाल आया था जेई मेन 2023 में। ठीक है, ओके जी, ट्राई करिए प्लीज। इजी सवाल, अच्छा सवाल, जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो भाई। ईजीई के मान में अधिकतम अंतर कहां होगा? कैसे सोचेंगे इस सवाल को? तो आप सोचो, आपको डेटा पता हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। डेटा के लिए सवाल ये है ही नहीं। आपको डेटा नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपको सिर्फ दिमाग चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए। आपको कोई ऐसा ऑप्शन चूज करने की कोशिश करनी है जहां पे एक की ईजीई बहुत ज्यादा हो और एक की ईजीई बहुत कम हो। अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिल गया जहां एक बहुत ज्यादा और एक बहुत कम, तो ऑब्वियस सी बात है अंतर क्या आएगा? बहुत ज्यादा ही आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब अगर हम यहां पे ऑप्शन ट्राई करेंगे तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। इस सवाल का आंसर क्या होगा बेटा? बी ऑप्शन। कितने बच्चों ने ठीक किया? देखो यार, कितने कम बच्चों ने ठीक किया है। इतने ही बच्चे, मतलब अच्छा सवाल आते ही हालत खराब हो गई। आसान आसान सवाल करवा लो बस, है ना। अच्छा सवाल आते ही हालत खराब हो गई। वैभव मिश्रा, रोहित भारती, सुनील रजौरिया, रजत वर्मा, पिंटू कुमार। भाइयों और बहनों, प्लीज मेरे प्यारे लाला लालियों, ध्यान से देखो हम क्या बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो जनता, हम क्या बात कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अच्छे से पता है कि पूरी आवर्त सारणी में क्लोरीन का ईजीई अधिकतम होता है। पूरी आवर्त सारणी में क्लोरीन का ईजीई अधिकतम होता है या फिर मैक्सिमम होता है ना। पूरी आवर्त सारणी में क्लोरीन का जो ईजीई होता है ये क्या होता है? मैक्सिमम होता है। एक बात तो ये समझ में आई। और अक्रिय गैसों के लिए जो ईजीई का मान होता है, अक्रिय गैसों के लिए, अक्रिय गैसों के लिए ईजीई का मान, अक्रिय गैसों के लिए ईजीई का मान
न्यूनतम होता है। ये बात भी हमको पता है क्योंकि अक्रिय गैसें कभी इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहती। अगर अक्रिय गैसें कभी इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहती तो इनके लिए मान न्यूनतम होता है। तो अगर ऐसा ऑप्शन दिख जाए जहां क्लोरीन है और कोई अक्रिय गैस है तो इससे बेहतर कॉम्बो कोई हो ही नहीं सकता। इससे बेहतर कॉम्बो कोई हो ही नहीं सकता। क्लोरीन है हाईएस्ट और अक्रिय गैसें होती हैं लोएस्ट। दैट्स इट, राइट? ओके, डन है, पक्का? हाँ जी, यस, सही है जी। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास में बी ऑप्शन। क्या तुम लोग मॉड्यूल से आंसर छाप रहे हो क्या? है? अगर ये कर रहे हो तो भाई अपना नुकसान कर रहे हो, अपनी को कोई दिक्कत नहीं, अपन तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं यहाँ पे। फिर भी अगर तुम छाप के कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, अपना नुकसान करवा रहे हो। ठीक है जी, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए भाई अगले सवालों की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्या होगा अगला सवाल? देखो ध्यान से, क्या होगा अगला सवाल? देखो ध्यान से। सवाल कह रहा है अक्रिय गैसों के लिए अक्रिय गैसों के लिए ईजीई का मान या ईजीई का क्रम क्या होगा? अक्रिय गैसों के लिए ईजीई का क्रम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जीनॉन, क्रिप्टन, नियॉन और हीलियम। ठीक है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जीनॉन। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? सी ऑप्शन क्या कह रहा है? हीलियम, जीनॉन, क्रिप्टन, नियॉन। ओके जी, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? डी ऑप्शन क्या कह रहा है? हीलियम, क्रिप्टन, जीनॉन, नियॉन। हीलियम, क्रिप्टन, जीनॉन, नियॉन। तो ये मेरे पास में चार ऑप्शन है। आपको बताना है ईजीई का क्रम क्या होगा, किसमें, कैसे। यस, ईजीई का क्रम क्या होगा, किसमें, कैसे। यस, अच्छा सवाल है, ट्राई करें। हाँ जी, करो भाई, ट्राई करो। डिस्कस करेंगे क्या? हाँ भाई, डन है। चलो आओ देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। पहले तो मैं आंसर बता के ये देखो कि कितने बच्चों ने ठीक किया है। केवल 13% बच्चे ठीक कर पाए हैं। सुनील रजौरिया, जतिन शर्मा, मनीष कुशवाहा, मोनू कुशवाहा, प्रवीण कुमार, ये 5 जने हैं जिन्होंने, ये टॉप 5 वो हैं जिन्होंने सही किया है। ठीक है, आइए ध्यान से बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आइए ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा जी हम एक काम करते हैं, सारी अक्रिय गैसों को लिखते हैं एक बार, है ना, एक ही वर्ग के तत्व हैं। तो हमने बोला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। चलो रेडॉन की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियोधर्मी है, उस पर चर्चा नहीं करते। ठीक है,
हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये है हमारे पास। अगर मेरे पास में ये तत्व हैं तो बेटा जी आपको एक बात पता है कि वर्ग में नीचे जाने पर ईजीई का मान घटता है। वर्ग में नीचे जाने पर ईजीई का मान घटता है ना? ठीक। अगर ईजीई का मान घटता है तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी हो जाएगी? आपके हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी हो जाएगी? हीलियम की, फिर हो जाएगी नियॉन की, फिर हो जाएगी आर्गन की, फिर हो जाएगी क्रिप्टन की, फिर सबसे कम हो जाएगी जीनॉन की। अब अगर आप अपना पेपर का सवाल देखें तो उसमें आर्गन मिसिंग है। अगर आर्गन मिसिंग है तो मैंने आर्गन को पिक्चर से हटा दिया, बाकियों को एज इट इज लगा दिया। तो सर ये आंसर होना चाहिए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता हीलियम की है और सबसे कम जीनॉन की है। परंतु मैं आपको अब एक ट्विस्ट बता दूं, ये जो हीलियम है ना, ये लास्ट में आ जाता है दोस्त। हीलियम जो है ना वो लास्ट में आ जाता है दोस्त। कारण क्या है इस बात का? कारण ये है इस बात का कि हीलियम का विन्यास होता है 1s2। सर ऐसे तो नियॉन का विन्यास भी क्या होता है? नियॉन का विन्यास भी क्या होता है? 2s2 2p6, 2s2 2p6, ये होता है 3s2 4s2 4p6, ये होता है 5s2 5p6। पर बेटा उन सब में कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाने की कोशिश करी जा सकती है। पर हीलियम तो द्विलक बनाता है, अष्टक भी नहीं बनाता। हीलियम दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी हाल में नहीं ले सकता। अगर किसी हाल में ही नहीं ले सकता, छोटा सा आकार है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है ही नहीं, नाभिक के बिल्कुल पास है, और वो भी द्विलक पूरा करके सबसे ज्यादा स्थायी विन्यास लेके बैठा है, सबसे ज्यादा स्थायी विन्यास लेके बैठा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसीलिए इसके लिए ईजीई का जो मान है वो 0 हो जाता है, जबकि बाकियों के लिए धनात्मक हो जाता है। ठीक है कि बाकियों को इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती खिलाओगे शायद खा ले, इसलिए धनात्मक की बाहर से ऊर्जा लगानी पड़ी, पर हीलियम खाएगा ही नहीं, इसीलिए ईजी का मान होता है 0। तो पॉजिटिव और 0 में 0 तो पीछे ही जाना चाहिए। तो आपका फाइनल ऑर्डर क्या हो जाता है? नियॉन, क्रिप्टन, जीनॉन और लास्ट में हीलियम। और अगर ये आपका फाइनल ऑर्डर है तो नियॉन, क्रिप्टन, जीनॉन, हीलियम। आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? सी। सही है, आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? सी। ओके जी, बताया नहीं था इसीलिए तो क्वेश्चन करवाया है। हम लोगों ने ये तो सीखा ही था कि वर्ग में नीचे जाने पे क्या होता है। अब ये स्पेशल केस है, प्रैक्टिस करवाइए, अब इसको याद करके रखना। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े क्या? एक दो सवाल और करते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, एक या दो सवाल और करते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो ध्यान से सुनिए मेरा अगला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए मेरा अगला सवाल। मैंने क्या बोला अगला क्वेश्चन? देखिए ध्यान से, दो सवाल और हैं आप लोगों के लिए। कैसे होंगे, क्या होंगे, वो बात हम कर लेंगे। सुनिएगा ध्यान से। सवाल कह रहा है आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में तीन तत्व x, y, z मौजूद हैं। आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में तीन तत्व x, y, z मौजूद हैं। ठीक है, x, y, z के ऑक्साइड्स, एक्स वाई जेड के ऑक्साइड्स क्रमशः, एक्स वाई जेड के ऑक्साइड क्रमशः क्षारीय, उभयधर्मी, क्षारीय, उभयधर्मी एवं अम्लीय हैं। एक्स वाई जेड के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्षारीय, उभयधर्मी एवं अम्लीय हैं। ठीक है जी, तो आपको बताना है इनके परमाणु क्रमांक का सही क्रम। आपको क्या बताना है? इनके परमाणु क्रमांकों का सही क्रम। सोच के करना सवाल को।
ओके, ऑप्शंस देखिए। देखो भाई ध्यान से, ये हो गए हमारे चार ऑप्शंस। अगर ये हमारे चार ऑप्शंस हो गए तो आपके लिए मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन आसान है, ट्राई करके देखिएगा। आपके लिए पोल शुरू कर रहा हूं, क्वेश्चन आसान है, ट्राई करके देखिएगा। हाँ जी, कैसे करेंगे भाई ये क्वेश्चन? आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में तीन तत्व मौजूद हैं। आपको उनके ऑक्साइड्स का नेचर दिया हुआ है। आपको बताना है परमाणु क्रमांकों का सही क्रम क्या होगा। परमाणु क्रमांकों का सही क्रम क्या होगा? यस, कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे, सोचो। करेंगे डिस्कस? आ जाओ भाई डिस्कस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको पहले बता दूं, करेक्ट आंसर होगा सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। कितने बच्चों ने सी ठीक किया है? 38.8% बच्चों ने ठीक किया है। पिंटू कुमार, नितिन कुमार, बादशाह खान, विशाल, मोहम्मद जैद खान। ओके जी, ठीक है। ध्यान से देखें कैसे करेंगे ये वाला सवाल। तो पहले आप लोगों को समझा दें ये वाला क्वेश्चन, बस फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम चलेंगे आगे अगले चैप्टर पे। बचे हुए पीवाईक्यूज आप लोग घर पे और प्रैक्टिस करिएगा। ध्यान से देखो, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में तीन तत्व मौजूद हैं, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, आपको बोला जा रहा है इनके ऑक्साइड्स क्षारीय है, उभयधर्मी है, अम्लीय है। तो बेटा जी एक बात याद करो, एक बात याद करो, आप जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो अधातु बढ़ते हैं। आप जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो अधात्विक लक्षण बढ़ते हैं। अगर अधात्विक लक्षण बढ़ता है ना, अगर अधात्विक लक्षण बढ़ता है तो इसका मतलब ऑक्साइड की अम्लीयता बढ़ती है, क्योंकि अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, और जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक लक्षण बढ़ता है। या फिर हम ये बोलें कि आपके लेफ्ट साइड में, इधर आपके पास में ऐसा है ना, या ऐसे नहीं करते, ऊपर से नीचे की बात नहीं करते, हम बात ये करते हैं कि इधर से इधर जाने पे धात्विक लक्षण बढ़ रहा है, पर अगर आप उल्टा इस साइड आएंगे तो आपका धात्विक लक्षण बढ़ रहा है। आपका क्या बढ़ रहा है? धात्विक लक्षण। अगर आपका धात्विक लक्षण बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्साइड्स का क्षारीय सामर्थ्य बढ़ रहा है। ऑक्साइड्स का क्षारीय सामर्थ्य बढ़ रहा है, राइट? तो उधर जाने पे अम्लीय सामर्थ्य बढ़ रहा है, इधर आने पे क्षारीय सामर्थ्य बढ़ रहा है, और बीच में कहीं पे क्या आते हैं? बीच में कहीं पे क्या आते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड्स आते हैं। बीच में ही कहीं पे उभयधर्मी ऑक्साइड्स आते हैं। तो एग्जैक्टली इधर आपके पास में सारे क्षारीय हैं, उधर आपके पास में सारे अम्लीय हैं, बीच में कहीं पे आपके पास में उभयधर्मी होंगे। तो हमने बोला एक्स जो है ये तो आपका हो जाएगा क्षारीय, ठीक है, वाई उभयधर्मी, और z हो जाएगा अम्लीय। तो हमारा आंसर हो जाएगा x, y, z, जिसमें सबसे पहले z आएगा, फिर y और फिर x। ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। ये बेटा जानकर की तो किया था, जानकर की तो किया था। प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर में बहुत जरूरी होता है। जेई एडवांस का पेपर कभी कभी पैटर्न बदल देता है अपना, और किसी को बताता भी नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, सारा दिमाग उसी सवाल में होना बहुत जरूरी है। अगर सारा दिमाग वहां नहीं है, इसका मतलब तुम पढ़ ही नहीं रहे हो ठीक से। सारा दिमाग वहां नहीं है, इसका मतलब तुम पढ़ ही नहीं रहे हो ठीक से।
ओके, चलो आगे बात करेंगे। आइए आइए आखिरी सवाल पे चलते हैं, आखिरी पीवाईक्यू, फिर हम अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे। आखिरी पीवाईक्यू, फिर हम अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे। प्लीज ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा, कैसे करेंगे सुनिएगा। क्या क्वेश्चन है देखो, सवाल कह रहा है वैद्युत ऋणता का वैद्युत ऋणता के क्रम का सही ऑप्शन, वैद्युत ऋणता के क्रम का सही ऑप्शन कौन सा होगा, हमें बताना है। ध्यान से सुनो ऑप्शंस। पहला टेल्यूरियम और सेलेनियम, दूसरा गैलियम और जर्मेनियम, तीसरा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, चौथा फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, हमें बताना है वैद्युत ऋणता का सही क्रम क्या होगा। वैद्युत ऋणता का सही क्रम क्या होगा, कैसे बताएंगे बताइए। हाँ जी, वैद्युत ऋणता का सही क्रम क्या होगा, यह हमको बताने की कोशिश करनी है। कैसे बताएंगे बताइए। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है ठीक होगा, ट्राई करें। फिर हम शुरू करेंगे बेटा अपना अगला चैप्टर। आज एक आइडिया तो लेंगे उसका, फिर हम उसके आगे डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास से। हाँ जी, करें डिस्कस। आ जाओ, क्या होगा इसका आंसर भाई, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। 48% बच्चों ने ठीक किया है। सुनील रजौरिया, सत्यम सिंह, वैभव मिश्रा, गोलू यादव, सत्यम झा। देखिए ध्यान से क्या करने वाले थे हम इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से क्या करने वाले थे हम इस क्वेश्चन में। आंसर होगा ये भाई, सिंपल सी बात है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, यहां होगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पे वैद्युत ऋणता बढ़ती है, यानी कि जर्मेनियम की वैद्युत ऋणता गैलियम से ज्यादा हो जाएगी। जर्मेनियम की वैद्युत ऋणता गैलियम से ज्यादा हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आई क्या अच्छे से, पक्का, बहुत सही। अगर यहां तक की चीजें क्लियर हैं, अगर यहां तक की बातें क्लियर हैं, तो बेटा जी ये हमने करे पीवाईक्यू की बहुत सारी प्रैक्टिस। आई होप आपको मजा आया होगा, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करके देखी। अब हम चल रहे हैं हमारे नए चैप्टर की तरफ। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी जर्नी अगले चैप्टर की, जिसे हम लोग प्यार से आराम से बोला करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। बेटा जैसे ऑर्गेनिक में जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पहले मैं आपको यह बताता हूं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो देखो यार, तुम लोगों ने ना पीरियोडिक टेबल में परमाणुओं के बारे में बात करी है कि परमाणु की त्रिज्या, परमाणुओं की आयनन एंथैल्पी, परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, परमाणुओं की वैद्युत ऋणता, हर चीज परमाणुओं के लिए बात करी है।
इस चैप्टर के अंदर मैं परमाणुओं से अणु बनाऊंगा, मैं परमाणुओं को कंबाइन करके, परमाणुओं को आपस में बॉन्ड करवा के क्या बनाऊंगा, अणु बनवाऊंगा। और वो जो अणु बनेंगे मैं पहचानूंगा कि क्या वो अणु स्थायी बने हैं, फिर वो अणु कैसे बने हैं, फिर उनकी संरचना कैसी है, फिर वहां पे कोण कैसे बन रहे हैं, एंगल क्या बन रहा है, फिर उस अणु के बारे में और क्या क्या बातें मुझे पता होनी चाहिए। ये सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ये सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली किसी भी परमाणुओं के कॉम्बिनेशन से अणु बनते हैं। अणु बनाने के लिए उनमें बॉन्डिंग करनी पड़ती है, उनमें आबंधन बनाना पड़ता है। तो दो परमाणुओं को आपस में रिलेट करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, करीब लाने के लिए जो काम किया जाता है उस प्रक्रम को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ये तो हुई पहली बात। केमिकल बॉन्डिंग आपको समझ में आया? जब केमिकल बॉन्डिंग का मतलब आपको समझ में आ गया तो हम बात करते हैं इसके आगे। जब हमें केमिकल बॉन्डिंग क्लियर है तो इसके आगे हम क्या बात करेंगे, हम बोलेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग करी कैसे जाती है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होती है, बॉन्ड बनता कैसे है। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं। बेटा जी इस चैप्टर में सबसे पहली चीज मैं इंट्रोडक्शन लूंगा कि बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन लूंगा कि बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा कौशल लुईस के सिद्धांत की। इन लोगों ने बोला था कि कोई भी दो परमाणुओं के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उन्होंने एक बेसिक आइडिया दिया था। जब ये हो जाएगा तो फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कितने तरीके के बॉन्ड होंगे हम उसको पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आयनिक आबंध होता है, सहसंयोजी आबंध होता है, ठीक है, धात्विक आबंध होता है, देन हमारे पास में बेटा एक होता है हाइड्रोजन आबंध। एक हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध। ओके जी, तो ये टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है जो हमें पढ़नी है। अब आयनिक आबंध के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहां पे मैं कुछ चीजें पढ़ूंगा, जैसे कि जालक एंथैल्पी क्या होती है वो पढ़ूंगा, या जालक ऊर्जा क्या होती है वो पढ़ूंगा। एक चीज होती है जल योजन ऊर्जा, ये भी पढ़ूंगा। इनके क्रम बनाने सीखूंगा, इन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, इन पे सवाल करना सीखूंगा। जब ये कर लूंगा तो फिर मैं चलूंगा अगले पार्ट पे। अगला पार्ट है सहसंयोजी आबंध। बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। हम पढ़ेंगे सहसंयोजी आबंध के बारे में, और इसमें हम सीखेंगे लुईस डॉट संरचना। इसमें हम क्या सीखेंगे, लुईस डॉट संरचना। सही है, बहुत अच्छी बात है। जब हम ये सीख लेंगे लुईस डॉट संरचना तो सहसंयोजी आबंध बनाने की थ्योरीज पढ़ेंगे। हम बोलेंगे थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, सहसंयोजी आबंध बनाने के अलग अलग सिद्धांत। तो सबसे पहले तो यही लुईस का सिद्धांत आएगा। सबसे पहले लुईस का सिद्धांत आएगा। लुईस के सिद्धांत के बाद हम पढ़ेंगे वीबीटी, ठीक है। वीबीटी के बाद हम पढ़ेंगे वीएसईपीआर सिद्धांत। वीएसईपीआर सिद्धांत के बाद में हम पढ़ेंगे एमओटी सिद्धांत, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इसी के बीच में हम एक और चीज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आयनिक एवं सहसंयोजी लक्षण। हम पढ़ेंगे आयनिक एवं सहसंयोजी
लक्षण। हम बात करेंगे आयनिक लक्षण क्या होते हैं, सहसंयोजी लक्षण क्या होते हैं। आयनिक लक्षण पढ़ने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, डायपोल मोमेंट बोलेंगे हम इसको। ऐसे ही सहसंयोजी लक्षण पढ़ने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी फजान के नियम के बारे में। ठीक है, और जब ये सब कुछ हो जाएगा, तो 8वां पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो होगा हाइड्रोजन आबंध और उसके टाइप्स। हाइड्रोजन आबंध और उसके टाइप। तो मैंने मोटा मोटी आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दिया, एक पूरा रोड मैप दिया कि इस चैप्टर में मेरा फ्लो क्या होने वाला है, मैं क्या पहले बताऊंगा, क्या बाद में बताऊंगा, कैसे चलेंगे। प्लीज ध्यान से देखें, इसके बीच में बहुत सारी प्रैक्टिस आएगी, इन टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बहुत कुछ आएगा। ध्यान से देखो, यस ध्यान से देखो। यहां तक चीजें ठीक है क्या? यहां तक चीजें ठीक है क्या? मैं पानी पीता हूं, आप लोग देखो इसको ध्यान से। हाँ भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर है, सच में बहुत बड़ा चैप्टर है। यस, बात सही है, बड़ा चैप्टर है। ठीक है, देखते हैं कितने लेक्चर्स लगेंगे। 10-12 से तो ज्यादा ही लगेंगे, ये तो श्योर है। ठीक है, 12 से तो ज्यादा लगेंगे। ओके, ध्यान से देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, परंतु उससे पहले एक बार लीडर बोर्ड संभाल लें। तो हमने 11 सवाल देखे थे, सबसे सारे के सारे सही करके फर्स्ट नंबर पे हैं आर्यन सिंह परिहार, फिर सत्यम साहू, देन सुनील रजोरिया, अंकित रमेजा, देवेंद्र सुथार, अभिषेक मौर्य, शिव, अनिकेत साहू, साक्षी देशवाल एंड सरस्वती चौबे। बहुत बढ़िया, ये वो बच्चे हैं जो टॉप 10 में हैं। सही है, ये वो बच्चे हैं जो टॉप 10 में हैं। ठीक है जी, और 3 बच्चों के 11 में से 10 सवाल सही हैं। 1 2 3 4 5 6 7, बाकी इन 7 के 11 में से 10 सवाल सही हैं। नॉट बैड। अगर आपने सिंसियरली अपनी मेहनत से करे हैं तो बहुत खुशी की बात है, अगर चीटिंग करके करे हैं तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। बट यस, वंडरवॉल आबंध राकेश हाइड्रोजन आबंध पढ़ेंगे, बाकी आपके कोर्स में नहीं है, बाकी सारे कोर्स में नहीं है, वो स्टेट्स ऑफ मैटर में होता है, वो चैप्टर ही हट चुका है। ठीक है, चलो आगे सुनो। चलिए ध्यान से सुनिएगा, हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ओके, ध्यान से सुनना, क्या करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक आइडिया। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? एक टॉपिक है, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? क्या होता है केमिकल बॉन्ड? तो हम बोलेंगे दो परमाणुओं को जब बॉन्ड बनाने के लिए नजदीक लाया जाता है तो उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल से जब वो एक दूसरे के साथ बंध जाएं तो उस चीज को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। दो परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से जब वो एक दूसरे के साथ में बंध जाएं, एक दूसरे से जुड़ जाएं, उसे क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मैंने बोला ये एक परमाणु है ए, ठीक है, ये इसका नाभिक है, यहां इसके इलेक्ट्रॉन है। ओके, ठीक है, ये एक परमाणु है मेरा बी, ये इसका नाभिक है, यहां इसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, इस नाभिक को हम बोलेंगे Nb और इस नाभिक को हम बोलेंगे Na। ठीक है, इसे हम बोलेंगे Na, इसे हम बोलेंगे Nb। ये है B का इलेक्ट्रॉन, ये है A का इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अगर इन दो परमाणुओं को बॉन्ड बनाने के लिए हम पास पास लाएंगे तो क्या होगा? अगर इन परमाणुओं को बॉन्ड बनाने के लिए पास पास लाएंगे तो क्या होगा? तो बेटा जी यहां पे बहुत सारे बल लगेंगे। ध्यान से देखना, कुछ आकर्षण बल होंगे,
कुछ प्रतिकर्षण बल होंगे। तो मैं पहले एक लिस्ट बनाता हूं कि कौन सा बल कहां लगेगा, कैसे लगेगा। प्लीज देखें, मैंने बोला कुछ आकर्षण बल होंगे और कुछ प्रतिकर्षण बल होंगे। प्लीज बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कुछ आकर्षण बल होंगे और कुछ प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होता है? विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अगर विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है तो आप देखेंगे एक तो इस परमाणु का खुद का नाभिक खुद के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा होगा, दूसरे परमाणु का नाभिक दूसरे खुद के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा होगा। इनमें आकर्षण होगा, इनमें आकर्षण होगा। यह बात समझ में आती है क्या? और इसका नाभिक जब ये इसके पास आ रहा है तो इसका नाभिक उसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा होगा, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा होगा। यानी कि ए का नाभिक बी के इलेक्ट्रॉन को और बी का नाभिक ए के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो ये चार मेरे पास आकर्षण बल लग रहे हैं। ये चार मेरे पास आकर्षण बल है। अगर मैं प्रतिकर्षण बल की बात करता हूं तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो जब दो परमाणु पास आएंगे तो ऑब्वियसली उनके नाभिक आपस में प्रतिकर्षित होंगे और दोनों के इलेक्ट्रॉन भी आपस में क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। पर बेटा क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा लग रहे हैं, प्रतिकर्षण बल कम लग रहे हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि अल्टीमेटली जब दो परमाणु पास आते हैं तो आकर्षण बल अगर डोमिनेट कर जाता है प्रतिकर्षण बल से, तो उस स्थिति में उन दोनों के बीच में एक न्यूनतम ऊर्जा वाली स्थिति आती है जब उनके बीच में रासायनिक आबंध बन जाता है, केमिकल बॉन्ड बन जाता है, दो परमाणुओं के कॉम्बिनेशन से अणु बन जाता है। ठीक है, तो हमने बोला क्या डेफिनेशन होगी, ध्यान से समझिएगा। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला दो परमाणुओं के नजदीक आने पर दो परमाणुओं के नजदीक आने पर आकर्षण बलों का प्रतिकर्षण बल से आकर्षण बलों का प्रतिकर्षण बल से डोमिनेट करना, आकर्षण बलों का प्रतिकर्षण बल से डोमिनेट करना, दो परमाणुओं के नजदीक आने पर आकर्षण बलों का प्रतिकर्षण बल से डोमिनेट करना एवं एक न्यूनतम ऊर्जा स्थिति पर एक दूसरे से जुड़कर अणु बनाना, न्यूनतम ऊर्जा स्थिति पर एक दूसरे से जुड़कर अणु बनाना रासायनिक आबंध कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? रासायनिक आबंध कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? रासायनिक आबंध कहलाता है। सही है, न्यूनतम ऊर्जा स्थिति, क्योंकि एनर्जी जब एकदम कम होगी तो स्थायित्व बहुत ज्यादा होगा। एनर्जी जब एकदम कम होगी तो स्थायित्व बहुत ज्यादा होगा। सही है, तो उस स्थिति पे हम बोलते हैं कि जब दो परमाणु पास आते हैं तो मिलके अणु बनता है, और ऐसी स्थिति में उनके बीच में जो उन्हें बांध के रखने वाला बल है उससे क्या बनता है? रासायनिक आबंध। प्लीज बताएं, यहां तक बात समझ में आई क्या? हां जी, यहां तक बताओ करके केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है समझ में आया क्या? रासायनिक आबंध क्या है ये बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है तो बताएं प्लीज। आसान है, आसान है। दो परमाणुओं के पास आने पे यदि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल से ज्यादा हो जाता है तो हम बोलेंगे उस स्थिति में बॉन्ड बन जाता है। डोमिनेट मतलब जिसकी चलती है, ठीक है, जो आपका हाईलाइट में रहता है। आकर्षण बल की चले अगर प्रतिकर्षण के सामने तो वो डोमिनेट कर गया। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से देखो, डन है ना? डोमिनेट का मतलब समझ में आया?
ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आती है, अगर ये केमिकल बॉन्डिंग का फंडा समझ में आता है, तो बेटा कौशल और लुईस नाम के दो बंदे थे। कौशल और लुईस नाम के दो बंदे थे। उन्होंने क्या बोला, सुनना ध्यान से। कौशल और लुईस नाम के दो बंदे थे, उन्होंने क्या बोला, सुनना ध्यान से। उन्होंने बोला दो परमाणुओं के करीब आने पर केमिकल बॉन्ड बन जाता है, पर उस बॉन्ड को बनाने के क्या तरीके हैं, उस बॉन्ड को बनाने का क्या तरीका है, सुनना ध्यान से। यह बोला कौशल लुईस ने कि दो परमाणुओं के करीब आने पर रासायनिक आबंध बनता है। रासायनिक आबंध जब बनता है जब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से डोमिनेट करता है। जब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से डोमिनेट करता है, और जब भी आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से डोमिनेट करता है तो हम बोलते हैं ये जब होगा जब आपका स्थायित्व आएगा। जब दो परमाणुओं को एक साथ मिलके क्या हो रहा होगा, स्थायित्व प्रदान हो रहा होगा। अगर वो स्थायी फील करेंगे तभी तो बॉन्ड बनाएंगे। जब वो स्थायी फील करेंगे तभी तो बॉन्ड बनाएंगे। और अगर वो स्थायी फील कर रहे हैं, अगर वहां स्थायित्व आ रहा है, वो जब आएगा जब परमाणुओं का अष्टक पूरा होगा। परमाणुओं का अष्टक पूरा होगा। अष्टक का मतलब क्या होता है, अष्टक का मतलब क्या होता है, अष्टक का मतलब होता है कि उनके संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, उनके संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। और अगर संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो कौशल लुईस ने बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा दो परमाणु के कंबाइन होने पे दो तरीकों से हो सकता है। या तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर दो, या तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर दो, या फिर इलेक्ट्रॉन का सहभाजन कर दो, मतलब शेयरिंग कर दो। दो तरीके हैं। मेरी कहानी ध्यान से सुनना। कौशल लुईस ने आके बोला कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा तो वो कब बनेगा, रासायनिक आबंध जब बनेगा जब तत्वों में परमाणुओं के कंबाइन होने पे आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल को जिता देगा। अगर आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल को जिता देगा यानी कि इस स्थिति में स्थायित्व आ जाएगा। स्थायित्व आ जाएगा जब ही तो बॉन्ड बनेगा। भाई दो लोग पास आके क्यों रहेंगे साथ में, उन्हें स्टेबिलिटी महसूस होगी। अदरवाइज अगर स्टेबल नहीं है तो पास नहीं आएंगे, स्थायित्व होगा। स्थायित्व कब आता है, तो किसी भी परमाणु के लिए स्थायित्व वाली स्थिति जब पैदा होती है, स्थायित्व वाली स्थिति जब बनती है जब उसका अष्टक पूरा होता है। जब उसका अष्टक पूरा होता है। अष्टक का मतलब क्या होता है, संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों का पूरा होना। संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स का पूरा होना। और अगर संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स का पूरा होना अष्टक कहलाता है तो बेटा संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करे जा सकते हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि या तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर दो, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दो, या फिर इलेक्ट्रॉन का सहभाजन कर दो, मतलब दोनों परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या कर दो, शेयरिंग कर दो। तो या तो इलेक्ट्रॉन का करो स्थानांतरण या फिर इलेक्ट्रॉन की करो शेयरिंग। दोनों तरीकों से अष्टक पूरा किया जा सकता है। पर कैसे पूरा करेंगे, क्या पूरा करेंगे, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी, परंतु नेक्स्ट क्लास में। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा होगी, बट नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए होमवर्क है प्रैक्टिस मॉड्यूल एक्सरसाइज 1, 2 और 4 आवर्त सारणी वाले चैप्टर का पूरा मॉड्यूल निपटा दो, ठीक है। प्लस जो भी अभी पढ़ाया है उसको रिवाइज करना, प्लस अगर आज डीपीपी मिलेगी तो डीपीपी जरूर ट्राई करना, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डिटेल में पूरा केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे, सारी बातें समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।